नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सीम वेल्डिंग के बारे में। सीम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो रजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है और प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है और इसमें हम बिना किसी फिलर मेटल के वेल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो सीम वेल्डिंग है ये स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये जो वेल्डिंग मशीन आपको दिखाई दे रही है ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। इसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो पॉइंटेड और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन सीम वेल्डिंग के केस में इन इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर दिया गया डिस्क और व्हील टाइप की जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस आ गया है। और दूसरी बात कि सीम वेल्डिंग में जब हमें कॉन्टीन्यूस वेल्ड की ज़रूरत होती है तो वो हमें सीम वेल्डिंग से ही मिलेगा, जिसको हम स्टिच वेल्ड भी बोल देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जो सीम वेल्डिंग है ये एक हाई स्पीड और एक क्लीन प्रोसेस होती है। और इस वेल्डिंग को कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सीम वेल्डिंग मशीन इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगी हैं। ये लोअर इलेक्ट्रोड है और ये अपर इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड होती हैं ये कॉपर की बनी होती हैं और इनका जो डायामीटर है 50 mm से 600 mm के बीच में हो सकता है, 50 mm टू 600 mm के बीच में। लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो जो डायामीटर होता है वो 175 mm से 300 mm के बीच में वो रहता है। अगर हम विड्थ की बात करें, 10 mm से 20 mm के बीच में जो इलेक्ट्रोड होती है इसकी विड्थ रहती है। और अगर बात करें जो डायामीटर होता है इलेक्ट्रोड का, वो मेनली डिपेंड करता है कि हमारी जो वर्क पीस की शेप क्या है, और जो विड्थ होती है वो डिपेंड करती है कि वर्क पीस की थिकनेस क्या है और उसकी ज्योमेट्री किस प्रकार से है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोड हम इसमें यूज़ करते हैं उसमें हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्पॉट वेल्डिंग में हम इंटरनल कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन सीम वेल्डिंग के केस में हमें कांस्टेंट और एक्सटर्नली कूलिंग की ज़रूरत होती है, ताकि जो इलेक्ट्रोड हैं वेल्डिंग के दौरान ओवरहीट ना हो जाएं। तो इसके लिए अलग से अरेंजमेंट की जाती है। जो पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इनके थ्रू जो कूलिंग जो मीडियम हम यूज़ करते हैं उसको एक जेट की फॉर्म में स्ट्राइक किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रोड को ओवरहीट होने से बचाया जा सके। उसके बाद जो अपर जो इलेक्ट्रोड है जो सर्कुलर फॉर्म में डिस्क फॉर्म में है, इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जो यहाँ पर फुट पेडल लगा है इसकी मदद से इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जब इसको रिलीज़ कर देंगे तो ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जो जिस वर्क पीस को हमें वेल्ड करना है उन दोनों वर्क पीस को हम ओवरलैप करेंगे। मतलब कि जो मेटल सीट है जिसे हमें वेल्ड करना है उसको हम ओवरलैप करके दोनों वर्क पीस के बीच में लेके आएंगे। तो जैसे ही सबसे पहले जो लोअर इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर उसको रखेंगे और फुट जो पैडल है इसको हम प्रेस करेंगे तो जो अपर इलेक्ट्रोड है वो भी उसको प्रेस करेगी। मतलब कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में हमारा वर्क पीस आ जाएगा, जो ओवरलैपिंग सीट है वो आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो करंट है उसकी सप्लाई को हम ऑन कर देंगे, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि एक रजिस्टेंस वेल्डिंग है। और रजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर हम देखें H = I²RT, यहाँ पर H हमें इंडिकेट करता है कि वेल्डिंग के दौरान जो हीट जनरेट होगी जूल में उसको ये इंडिकेट करता है। वो मेनली डिपेंड किस पे करता है, I²RT। I स्टैंड फॉर करंट, R रेजिस्टेंस और T टाइम। I² हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है क्योंकि रजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट हमारी जनरेट होगी, क्योंकि इसमें वोल्टेज का रोल बहुत कम रहता है। इसलिए हम यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो हमारी लो वोल्टेज और हाई करंट जिसकी मदद से हम यहाँ पर लेते हैं सीम वेल्डिंग मशीन में। दूसरा जो R है ये रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हीट जनरेट होती है वो जो हमारे कनेक्टिंग जो वर्क पीस होते हैं इनका जो इंटरफेस होता है इलेक्ट्रोड के साथ, तो जब करंट फ्लो करेगा उस करंट के फ्लो में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा उतनी ज़्यादा हमारी हीट जनरेट होगी। दूसरा है कि टाइम हम कितना रखते हैं, तो आवश्यकता अनुसार टाइम ड्यूरेशन को रखा जाता है। तकरीबन ये हमारा कुछ सेकंड्स में होता है।
तो इस प्रकार से हमारा ओवरलैपिंग जो सीट है वो ज्वाइन की जाती हैं। उसके बाद करंट को ऑन करके जो हीट जनरेट हुई है और इन इलेक्ट्रोड की मदद से ही प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, ताकि जब फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न के दौरान अच्छी तरह से हमारा वेल्ड हो जाए। और दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं ये रोटेट करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। अगर हमारा अपर इलेक्ट्रोड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लोअर इलेक्ट्रोड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर अपर इलेक्ट्रोड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लोअर इलेक्ट्रोड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जब तक हमारा वेल्ड कंप्लीट नहीं हो जाता दोनों इलेक्ट्रोड रोटेट करती रहती हैं और जो हमारा वर्कपीस है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है, जिससे फिर हमें कॉन्टिन्यूस वेल्ड मिलता है। अगर हम बात करें, यहाँ देखें 3 डायग्राम हमारे सामने हैं, तो इसमें हम 3 तरह के जो वेल्ड हैं वो ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें स्टिच वेल्ड उसे कहते हैं जहां हमें कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस सिम मिलती है। अगर आप दोनों वर्कपीस को देखें तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस वेल्ड सिम हमें मिली है तो इसको हम स्टिच वेल्ड भी बोल देते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से सिम हमें नज़र आ रही है। दूसरा होता है कि जब ये जो हमारे वेल्ड नगेट जिसको हम बोलते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कि रोल स्पॉट वेल्डिंग हम करते हैं कि एक स्पॉट हमने दे दिया, उसके बाद थोड़े डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद इस तरह से। और जो तीसरा होता है कि ओवरलैपिंग वेल्ड नगेट, मतलब कि एक नगेट के बाद दूसरा नगेट, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से हमारी सिम बनती रहती है। तो 3 तरह की सिम मोस्टली हम इसमें यूज़ करते हैं ज़रूरत के अनुसार, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, जो वेल्डिंग की जो स्पीड रेंज रहती है इस केस में वो 0.5 से 3.5 मीटर प्रति मिनट रहती है। तो इस प्रकार से हम देखें ये जो वर्किंग है इसमें होती है। दूसरी बात, जब हम वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं हमें जो वर्कपीस हम यूज़ करते हैं उनको हमें अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन इसलिए करते हैं ताकि उस पर कोई जो कंटामिनेंट्स हैं, जैसे कोई डर्ट है, पेंट है, स्केल है या ग्रीस वगैरह उस पर ना लगा हो, उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाए। और जो इलेक्ट्रोड होती हैं हमारी जो कॉपर से बनी है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लें, उसके बाद प्रोसेस को आगे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारी वर्किंग होती है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि जो सिम वेल्डिंग है इसमें हमारा जो व्हील हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं इसमें वो किस प्रकार का हो सकता है, जो इसका कॉन्टूर है वो किस प्रकार का हो सकता है। मेनली 4 प्रकार के कॉन्टूर हम यूज़ करते हैं। जो प्रोफाइल की बात करें, जो इलेक्ट्रोड हैं, एक फ्लैट होता है, डबल बेवल होता है, सिंगल बेवल और रेडियस फेस्ड, ये 3 टाइप के हम इसमें यूज़ करते हैं। और जो कंटूर हमें सेलेक्ट करने हैं वो बेसिकली हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारा वेल्डिंग करंट कितना हम यूज़ करते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमें कितना चाहिए वेल्ड जोन के ऊपर, और हमारा ड्राई मैकेनिज्म हमने क्या यूज़ किया है, इन पे वो निर्भर करता है। और जो कंटूर हैं हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़रूरत के अनुसार हमारा जो सिम वेल्ड है वो मिल जाए। और सबसे ज़्यादा जो हम प्रोफाइल ययूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड की वो डबल बेवल टाइप व्हील का हम यूज़ करते हैं। और जो रेडियस फेस्ड जो कंटूर हम यूज़ करते हैं उसमें हमें बेस्ट वेल्ड अपीयरेंस मिलती है। लेकिन जो फ्लैट फेस्ड इलेक्ट्रोड अगर हम यूज़ करें उसमें थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि उसका सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और जो वर्क पीस हैं वो कम्प्लीटली हमारे जो पैरेलल हैं वो हमें नहीं, कम्प्लीटली जो वर्क पीसीज हैं वो हमें पैरेलल करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ हमें जो कॉन्टैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने बात की, जब हम वेल्ड करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो हीट जनरेट होती है उस हीट के कारण जब इलेक्ट्रोड हमारे ओवर हीट हो जाते हैं तो उसके लिए हमने बात की थी कि हमें कूलिंग करनी पड़ती है, कांस्टेंट कूलिंग की अरेंजमेंट हमें देनी पड़ती है। और इसके लिए हम जो कांस्टेंट कूलिंग हम प्रोवाइड करते हैं इसमें हमें ध्यान रख इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो इलेक्ट्रोड है इनका वियर ना हो। दूसरी बात की, और जो वर्कपीस हैं उस पर भी कोई डिफेक्ट हमारा ना आए, और एक्सटर्नल कूलिंग इसमें की जाती है। अगर हमें लो कार्बन स्टील का वेल्ड करना है तो उस केस में हम जिस सॉल्यूशन को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं उसमें 5% बोरेक्स का हम यूज़ करते हैं। अगर हमें स्टेनलेस स्टील या फिर नॉन फेरस मेटल को हमें वेल्ड करना है तो उस केस में जो ऑर्डिनरी हमारा जो टैप वाटर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें कि सीम वेल्डिंग को करते समय हम कौन कौन से ज्वाइंट हैं जो बना सकते हैं, मेनली लैप ज्वाइंट और फ्लैंज ज्वाइंट हम इसमें बना सकते हैं। और जो सीम हम बात कर रहे हैं बार बार की जो सीम हम बनाते हैं
इसका जो वेल्ड साइज है, सिम वेल्ड साइज, वो मेनली डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट एरिया किसके बीच में, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस पे ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो डायामीटर होता है हमारे इलेक्ट्रोड का, उस पे ये डिपेंड करता है। मोस्टली जैसे हमने बात की कि जो डायामीटर है वो 175 mm से 300 mm के बीच में ज़्यादातर यूज किया जाता है। वैसे जो इलेक्ट्रोड का डायामीटर है वो 50 mm से 600 mm के बीच में रहता है। और एक वो डिपेंड करता है ट्रैक विड्थ के ऊपर। ट्रैक विड्थ इस प्रकार से होती है, हम 5√T का यूज़ करते हैं। जो स्मॉल टी है ये हमारी सिंगल सीट की थिकनेस होती है mm में, तो ये ट्रैक विड्थ पे भी ये डिपेंड करता है। नॉर्मली जब हम नैरो वेल्ड की हमें ज़रूरत होती है तो उस केस में जो ट्रैक विड्थ है नॉर्मली हम 2√T से 3√T के बीच में हम ट्रैक विड्थ को रखते हैं, और जिससे हमें ज़्यादा वेल्डिंग स्पीड मिलती है और हमारी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी कम रहती है। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। अब बात करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज की जैसे हमने बात की कि हमें कॉन्टीन्यूस लीक प्रूफ ज्वाइंट इसमें मिल जाते हैं पूरी तरह से। अगर बात करें हम गैस टाइट और लिक्विड लाइट ज्वाइंट हम इसमें बना सकते हैं। जो थिन मटेरियल हैं उसको हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं। सिंगल सीम वेल्ड भी हम ले सकते हैं, सेवरल पैरेलल सीम भी हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। उसके बाद प्रोडक्शन रेट इसका ज़्यादा है। डिसिमिलर मेटल्स को इसमें हम वेल्ड कर सकते हैं। इसमें अगर हम वेल्डिंग की बात करें, स्टेनलेस स्टील को वेल्ड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम और उसके अलॉय को वेल्ड किया जा सकता है, निकल और निकल के अलॉयज़ को वेल्ड कर सकते हैं, मैग्नीशियम अलॉयज़ को वेल्ड किया जा सकता है। जो ऑपरेशन हम इसमें करते हैं, जो वर्किंग होती है, उसको ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है, सेमी ऑटोमेटिक भी वो हो सकती है। और इस वेल्डिंग को करते समय हमें अलग से कोई एज प्रिपरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे पहले तो यही है कि इसकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है। अगर हम इसको कंपेयर करें स्पोर्ट वेल्डिंग सेट के साथ, उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है। दूसरी बात, इसमें जब हम वेल्ड करते हैं तो जो सीट मेटल की जो थिकनेस है वो 5 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। मोस्टली अगर हम बात करें जो थिन मटेरियल की जो थिकनेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तकरीबन कहा जाता है कि 2.5 mm से वो 5 mm के बीच में हो सकती है। और जो वेल्डिंग हम इसमें करते हैं वो वेल्डिंग मेनली स्ट्रेट वेल्डिंग होती है, या फिर वो यूनिफॉर्मली कर्व्ड लाइन में इसमें वेल्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ तक सीमित है ये। उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसमें हम उन्हीं मेटल्स की वेल्डिंग कर सकते हैं जिनकी जो हार्डनेबिलिटी जो रेटिंग है वो कम है। उदाहरण के तौर पर हम हॉट रोल्ड ग्रेड्स ऑफ लो अलॉय स्टील को इसमें वेल्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिम वेल्डिंग की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, जो सिम वेल्डिंग है इसके लिए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम ऑटोमोबाइल का मफलर इसमें बना सकते हैं जो एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। पेंट और वर्निश के जो कंटेनर हैं वो सिम वेल्डिंग से बनाए जा सकते हैं। फ्यूल के जो कैन हैं, फ्यूल का जो टैंक है, ड्रम है, इवेपोरेटर, कंडेंसर हैं, एयरक्राफ्ट का टैंक है, गैसोलीन के जो टैंक हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। इवन कुछ जो सीमलेस ट्यूब्स या पाइप है वो भी इससे बनाई जा सकती हैं। तो कह सकते हैं कि जो वाटर टाइट टैंक बनाए जा सकते हैं। कुछ हमारा जो किचन में अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं उनमें भी हम देखें सिम वेल्डिंग का उसमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इम्पोर्टेंट टाइप सिम वेल्डिंग, जो एक प्रेशर वेल्डिंग है जिसमें हम बिना किसी फिलर मेटल के वेल्ड को कंप्लीट करते हैं। तो इसके बारे में हमने वर्किंग के बारे में जाना, इसकी एडवांटेज के बारे में जाना, इसकी डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और NUniverse22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।